Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1, Unit 3, Multiple Choice Questions. So Pharmacology 1 के MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और थर्ड यूनिट के जो MCQs यहाँ पर अराइज हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका है आंसर वेनक्यूरोनियम, है ना। सो आपके वेनक्यूरोनियम जो होगा वो आपके क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज साइट ऑफ एक्शन ऑफ डी ट्यूबोक्यूरेनिन इज। जो डी ट्यूबोक्यूरेनिन है, ठीक है, जो भी आपकी क्या है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है, ये भी ठीक है रिलैक्सेंट होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, कहां पर काम करती है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर जाकर के क्या करती है, वहां की मसल्स को रिलैक्स कर देती है। तो इसकी जो फंक्शनिंग होगी वो कहां पर होगी, मसल एंड प्लेट पर। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द मसल एंड प्लेट डी ट्यूबोक्यूरेनिन रिड्यूसेस द। जब ये डी ट्यूबोक्यूरेनिन नर्व मसल एंड पर जाकर के फंक्शनिंग करती है तब ये वहां पर क्या करती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको पता होना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर होता है कि ये क्या करती है, सोडियम चैनल जो रहते हैं, सोडियम आयन चैनल जो रहते हैं, उन आयन चैनल्स की ओपनिंग कर देती है और ओपन करके सोडियम का यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं वहां पर मोटर प्लेट पर मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। तो ये क्या करती है, नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स को रिड्यूस करेगी। नंबर को थोड़ी रिड्यूस कर सकती है, नंबर तो जितने होंगे उतने ही होंगे। ड्यूरेशन फॉर विच सोडियम चैनल रिमेन्स ओपन, उस ड्यूरेशन को कम कर देगी, नहीं। आयन कंडक्शन ऑफ ओपन सोडियम चैनल, जो ओपन सोडियम चैनल है वहां पर आयंस का कंडक्शन करने लगेगी, नहीं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चैनल होगा ना, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि सोडियम का आयन चैनल है, तो यहां से हमेशा से सोडियम का ही अंदर बाहर होगा, कैल्शियम नहीं अंदर बाहर हो सकता। कैल्शियम के लिए फिर अलग से चैनल होगा, इसी तरीके से पोटेशियम के लिए अलग से चैनल होगा, क्लोरीन के लिए अलग से चैनल होगा, ठीक है। तो जिसका जो आयन चैनल होता है ना, उससे वही आयन वहां पर पास आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम आयन चैनल ओपनिंग इज रिड्यूस, कि यहाँ पर ये क्या करता है, सोडियम आयन चैनल की जो ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार वो खुल रहा है बंद हो रहा है, ठीक है, उसको कम कर देता है। वो ज्यादा समय तक के लिए खुला रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके नर्व जो मसल एंड प्लेट्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर 4, दैट डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर मतलब कि वो जो कि आपके जो नर्व प्लेट है, मसल नर्व प्लेट, उसको ब्लॉक कर देती है। डिफर फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर इन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट, कि यहाँ पर आपके कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो देखो कि दे इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइसोलेटेड फ्रॉग रेक्टस abdominal मसल, ether anesthesia intensified block produced by them, tetanus nerve stimulation during the partial depolarizing block produces well sustained contraction, and nystagmin does not reverse the block produced by them. So यहाँ पर ये कह रहा है कि तीन चीजें होंगी जो इसमें डिफर के अंदर सही होंगी, एक्सेप्ट आपको बताना है, यानी कि एक बात है जो गलत है, तीन स्टेटमेंट सही है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर। बेसिकली आपको पहले ये बताना चाहिए कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर क्या करता है। तो कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर जो होता है वो आपके जो एगोनिस्ट जहां पर आपके बाइंड होता है उसी जगह पर आकर के बाइंड होने के लिए कंपीट करता है
और आकर के खुद ब्लॉक होकर के एगोनिस्ट को बाइंड होने से आपके रोक देता है। इस वजह से यहाँ पर जो एगोनिस्ट का एक्शन प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं हो पाता, किसके अंदर, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ है आपके डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का मतलब है कि यहाँ पर एक साइड पर तो आपके क्या रहेगी, नर्व एंडिंग रहेगी, और दूसरी साइड पर आपकी रहेगी यहाँ पर मसल एंड प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके न्यूरोमस्कुलर जो आपके ब्लॉकर रहेगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर मतलब नर्व से मसल के अंदर जो न्यूरॉन्स का इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक करने वाले एजेंट, वो किस तरीके से आपके डिफरेंट है। ठीक है, क्या वो भी सेम ही कंपीट करते हैं? तो देखो कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम आइसोलेटेड फ्रॉग की रेक्टस लेते हैं, रेक्टस अब्डोमिनल मसल लेते हैं, मसल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मसल एंड प्लेट पर ही हमको डिस्कशन करना है, तो इसलिए हमने फ्रॉग की जो रेक्टस अब्डोमिनल मसल थी उसको आइसोलेट करते हैं, और उसके अंदर जब दोनों ड्रग देते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक और चीज है कि यहाँ पर जैसे नर्व, फिर से आपके नर्व ब्लॉकिंग की बात हो रही है कि टिटेनिक नर्व स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, जब हम पार्शियल डीपोलराइजिंग एजेंट देते हैं तो वो क्या होता है, वेल सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ये वेल सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये भी ठीक बात हो गई। एक है कि नियोस्टिग्मिन जो होता है वो यहाँ पर इसके थ्रू जो प्रोसेस परफॉर्म उसको रिवर्स नहीं कर सकता, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इनकरेक्ट है बेसिकली वो ये है कि ईथर अनस्थीसिया जो रहता है वो आपकी जो ब्लॉकिंग एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको ब्लॉक इंटेंसिफाइड कर देता है, तो नहीं कर पाता। एनेस्थेटिक का जो फंक्शन होता है ना वो बेसिकली ये होता है कि वो नर्व की जो सेंसेशन होता है, नर्व के थ्रू जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही होती है उस मैसेज को ट्रांसमिट होने से रोक देता है। जब नर्व अपना ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगी तो मसल तक इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। ठीक है, और ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ईथर एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो इस ब्लॉकिंग एक्शन को इंटेंसिफाइड नहीं करते हैं। सो एक्सेप्ट पूछा है, दैट इज वाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सक्सिनाइल कोलिन जो होता है आपके, इट प्रोड्यूसेस स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन किसके अंदर, कौन से एनिमल में, रैबिट्स में, फ्रॉग्स में, बर्ड्स में, या पेशेंट विद द अटाइपिकल सूडोकोलिन एस्टरेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बर्ड्स की, बर्ड्स के अंदर सक्सिनाइल कोलिन जो होता है स्पास्टिक पैरालिसिस कोज करता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के अंदर, बीपी के अंदर जो यहाँ पर फॉल होता है विच इज कोज्ड बाय द डी ट्यूबोकुरेनिन इज ड्यू टू, यहाँ पर डी ट्यूबोकुरेनिन जो आपकी ड्रग है, जो कि आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है, इस ड्रग की वजह से जो आपकी बीपी यहाँ पर कम होता है, बेसिकली ब्लड प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि रिड्यूस, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट, रिड्यूस वीनस रिटर्न, कि यहाँ पर जो बीपी बेसिकली आपका कम हो रहा है, बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, कैसे काम करता है, ये क्या करता है, जो सोडियम आयन चैनल होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन चैनल जो होते हैं वो ज्यादा समय तक के लिए आपके खुले रहते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, आपके बीपी यहाँ पर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिड्यूस वीनम रिटर्न, जो वीनस, जो आपकी वेन्स होती है, वेन्स के अंदर जो वीनस फ्लूइड है वो यहाँ पर कम हो जाता है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज यहाँ पर हो जाता है, हिस्टामीन यहाँ पर रिलीज होने लगता है, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबो, कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर के कम होने के कारण क्या क्या है कि वीनस रिटर्न का कम हो जाना, गैंग्लियोन्स का ब्लॉक हो जाना, और हिस्टामीन का रिलीज होना क्या करता है, अल्टीमेटली बीपी को आपके कम कर देता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन डिस्पाइट causing histamine release, potassium efflux from the muscle
एंड कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस आर, इनमें से आपको चारों में से उस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को चूज करना है जो कि क्या करता है, एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन करता है, मतलब कि जो आपके ट्रेकिया है उसके अंदर आपके इंक्यूबेशन करता है, हिस्टामीन को यहाँ पर रिलीज करता है, पोटेशियम जो आयन है उसका इफ्लक्स कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है मसल्स से, और कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस यहाँ पर करता है, वो आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, जो न्यूरॉन्स से मसल के बीच में ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, वो होता है आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। दिस ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस सेंट्रल एक्शन, ये जो ड्रग होती है ना आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, ठीक है, ये आपके सेंट्रल एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाती इस वजह से, बिकॉज दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। बिल्कुल सही। इसके अंदर दो होते हैं, देखो, एन एन रिसेप्टर और एन एम रिसेप्टर। तो यहाँ पे बात हो रही है एन एन रिसेप्टर की। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्रेन, गलत। दे आर सेस्क्यूस्ट्रेटेड इन द पेरिफेरी बाय द राइट बाइंडिंग टू द स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसके अंदर जो पेरिफेरी में राइट बाइंडिंग होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। नहीं, दे डू नॉट आयोनाइज एट द ब्रेन पीएच, ब्रेन के पीएच पर आयोनाइज नहीं हो पाते। आयोनाइज हो जाएंगे तो फिर ट्रांसमिट होकर के अंदर कैसे जाएंगे, तो ये भी गलत। सो करेक्ट आंसर ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, इस वजह से सेंट्रल एक्शंस नहीं दे पाते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन क्यूरेनियम डिफर फ्रॉम द ट्यूबोक्यूरेनियम इन दैट, पेन क्यूरेनियम जो होता है आपके वो ट्यूबोक्यूरेनियम से अलग होता है, डिफरेंट होता है। सही बात है कि क्यों? It is a depolarizing agent. Its action is not reversed by the neostigmine. It can rise the BP on a rapid IV injection और it can cause marked histamine release. देखो, पहली तो चीज ये है कि भाई पेनक्यूरेनियम जो आपकी ड्रग है वो ट्यूबोक्यूरेनियम क्लास से बिलोंग नहीं करती, ये अलग क्लास से बिलोंग होती है। और इस वजह से ये क्या करती है, जब इसको इंट्रावीनसली इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है तो ये क्या कर देती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अंडरगोज हाफ मॉन एलिमिनेशन, इनमें से कौन सी ड्रग है जो हाफ मान एलिमिनेशन के अंदर जाएगी। सो अगेन की केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको यहाँ ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर इज एट्राक्यूरेनियम, एट्राक्यूरेनियम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है दैट डज नॉट नीड अ रिवर्सल ऑफ एक्शन बाय नियोस्टिग्मिन एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, कि ऑपरेशन के एंड में नियोस्टिग्मिन को देकर के वहां पर रिएक्शन को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि बेसिकली ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हम दे रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स से मसल्स के बीच में जो आपके इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेसिकली कि जो सेंसेशन होगा पेन का, मसल्स में होने वाला जो सेंसेशन है पेन का, वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तब तो हम चाहते हैं कि सेंसेशन ना हो, लेकिन जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब हम क्या चाहते हैं कि वापस से सेंसेशन होने लगे, न्यूरॉन्स से मसल तक सिग्नल जाने लगे, यही चाहते हैं ना। तो हमको लास्ट में क्या देने की जरूरत है, यहाँ पर नियोस्टिग्मिन देने की जरूरत है। नियोस्टिग्मिन क्या करता है, इसका अपोजिट एक्शन देता है और वापस से जो इसका इफेक्ट होता है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो कौन सी ड्रग है जो ये नहीं कर पाती है, तो डी ट्यूबोक्यूरेनिन तो करती है आपके, डोक्साक्यूरेनियम भी करती है और आपकी पिपराक्यूरेनियम भी करती है। कौन सी नहीं करती है, मीवाक्यूरेनियम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीवाक्यूरेनियम, की वो नहीं कर पाती है, वो आपकी नियोस्टिग्मिन के थ्रू रिवर्स करना नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दैट द मोस्ट रैपिडली एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विच इज कैन बी यूज्ड एज an alternative to succinylcholine for the tracheal incubation is, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी रैपिडली एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग, कौन सी, पोलराइजिंग नहीं, नॉन डीपोलराइजिंग, यानी कि जो पोलराइज नहीं होती है, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है
जो कि यूज किया जाता है सक्सिनाइल कोलिन के अल्टरनेटिव के फॉर्म में, कि जब ट्रेकियल इंट्यूबेशन दिया जाता है तो अगर आपके पास सक्सिनाइल कोलिन नहीं है तो आप दूसरी ड्रग के फॉर्म में सकते हो, वो ड्रग कौन सी है, और जो कि आपके नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोक्यूरेनियम। ध्यान रखना है इसको कि भाई सक्सिनाइल कोलिन का अल्टरनेटिव होता है रोक्यूरेनियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन इज अ प्रीफर्ड मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, फॉर द ट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। क्यों सक्सिनाइल कोलिन ही क्यों है यहाँ पर प्रीफर्ड मसल रिलैक्सेंट? Because it produces a rapid and complete paralysis of respiratory muscles with a quick recovery। क्योंकि ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कंप्लीट पैरालिसिस एक्शन देता है जो रेस्पिरेटरी मसल्स होता है उनका, और बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है, ठीक है। इट डज नॉट अल्टर द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, वो तो करता है ये ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को अल्टर, तो ये गलत हो जाएगा। डज नॉट कोज हिस्टामिन रिलीज, करता है हिस्टामिन को रिलीज, एंड डज नॉट प्रोड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव मसल सोरनेस, ये भी करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें करता है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर इसको चूज नहीं करते, हम तो इसलिए चूज करते हैं क्योंकि पैरालिसिस जो एक्शन ये इसका देना है, हम जो एक्शन चाहते हैं वो जल्दी से आ जाता है इस वजह से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू मीवाक्वेरेनियम, इनमें से कौन सी बात है जो मीवाक्वेरेनियम पर अप्लाई होती है? अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि हाफमोन एलिमिनेशन जो थी वो किस पर अप्लाई हो रही थी आपकी, वो हो रही थी एट्राक्वेरेनियम पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि हाफमोन एलिमिनेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी, वहां पर कौन जाएगी आपकी एट्राक्वेरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज हैविंग अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन पोलराइजिंग डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, कि सबसे शॉर्टेस्ट काम करने वाली नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होती है, ठीक है। और इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन किडनी, नहीं। इट डज नॉट कोज हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन को तो रिलीज करती है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये है कि इसको इसलिए चूज करते हैं, इसलिए एप्लीकेबल होती है क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, ठीक है, सबसे जल्दी काम करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की नियोस्टिग्मेन रिवर्स द फॉलोइंग एक्शन ऑफ डी ट्यूबरकुलेनिन एक्सेप्ट। नियोस्टिग्मेन जो रहती है आपके डी ट्यूबरकुलेनिन की एक्शन को रिवर्स कर देती है, ठीक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एक्शन जो नियोस्टिक मतलब डी ट्यूबरकुलेनिन के थ्रू जो प्रोड्यूस होंगे ना उन सबको रिवर्स कर सकती है, सिर्फ एक एक्शन को रिवर्स नहीं कर पाएगी नियोस्टिग्मेन। वो एक्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो मोटर जो वीकनेस इसने प्रोड्यूस करी है उसको ठीक कर देगी, हाँ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ना ये, तो मसल्स को क्या कर देता है यहाँ पर वीक कर देता है, तो उसको ये ठीक कर देती है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज जो ये करता है उसको भी ठीक कर देती है ना। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है डी ट्यूबरकुलेनिन, और इसी वजह से इसको चूज भी कर रहे थे हम, है ना, कि भाई क्विक जल्दी करता है और वापस से रिकवरी भी इसकी क्विक ही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको चूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी ये ठीक कर देता है। क्या नहीं ठीक कर पाता कि जो हिस्टामिन रिलीज उसने किया है उसको वापस से रिवर्स नहीं कर पाता। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पोस्ट ऑपरेटिव मसल सोरनेस मे बी अ साइड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। कि पोस्ट ऑपरेटिव मसल का जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मसल्स आपकी मसल्स न्यूरॉन से मसल की तरफ जो आपकी सिग्नल आना चाहिए था वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये कब किया हमने, जब ऑपरेशन कर रहे थे। अब ऑपरेशन के बाद वापस से हम नॉर्मल कंडीशन चाहते हैं, तो वो पाने के लिए यहाँ पर कौन सी ऐसी ड्रग है जब वो रिकवर करती है तो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद मसल्स को सोर कर देती है, सोरनेस करती है। सो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन आपकी वो ड्रग होगी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है सक्सिनाइल कोलिन के बारे में, कि ये जो सक्सिनाइल कोलिन होती है ये सोरोनेस हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही थी। हमने कहा कि सक्सिनाइल कोलिन हिस्टामिन रिलीज कराती है, मसल से पोटेशियम की इफ्लक्स को बढ़ा देती है और कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस भी यहाँ पर करती है। कहीं हमने पढ़ा था यार, अभी जस्ट हमने कहीं पढ़ा था कि सक्सिनाइल कोलिन जो रहती है आपके, ये रहा, कि ये देखो डी ट्यूबरकुलेनिन, डोक्साकुरेनियम और पीपेकुरेनियम, ये तीनों ही ड्रग होती हैं जो
नियोस्टिग्मिन देंगे तो जो एक्शन होता है हमारा वो रिवर्स हो जाता है। सिर्फ मीवाक्विलिन के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और हमने कहा था ये रहा कि भाई जो सक्सिनाइल कोलिन है उसका अल्टरनेटिव है रोक्साक्वेनियम। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सक्सिनाइल कोरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, ये चारों आपके एंटीबायोटिक है, ठीक है। एक्यूमुलेट द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग प्रोड्यूस बाय द पेनक्वेरेनियम। पेनक्वेरेनियम जो आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का काम करता है उसको फिर से एक्सेलरेट कौन सी वाली एंटीबायोटिक कर पाएगी? तो बेसिकली यहाँ पर आएगी आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ना वो सिर्फ एक एंटीबायोटिक की तरह काम नहीं करती, बल्कि मसल्स पर भी ये यहाँ पर एक्शन दे पाती है। इसी वजह से इसको यहाँ पर दिया जाता है, मसल्स की एक्टिविटी को भी इंक्रीज ये कर देती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम जो आपकी ड्रग है, इट रिड्यूसेस मसल स्केलेटल मसल टोन। ये क्या करती है? स्केलेटल मसल्स की जो टोन है, टोनिसिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देती है। कैसे करती है? तो देखो, मसल्स की टोनिसिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे? कैल्शियम आयन जो रहता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ये जो कैल्शियम आयन है इसके रिलीज को कम कर देना है। देखो, ये रिलीज होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब हमको क्या करना है कि टोनिसिटी जो बढ़ी हुई है उसको कम करना है, यानी कि उसको रिलैक्स करना है। तो हम क्या चाहेंगे कि कैल्शियम आयन का रिलैक्सेशन जो रिलीज है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो आपके पास है कि रिड्यूसिंग द कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम रिलीज को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज को कम करेंगे गाय में इन द मसल फाइबर, कि हमारी ये मसल्स रहेंगे, मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्शन। और इस कैल्शियम के रिलीज को रिड्यूस करके हम क्या कर देंगे? मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। तो यही बोल रहा है कि अगर हमको स्केलेटल मसल्स को के टोनिसिटी को कम करना है, उनको रिलैक्स करना है, तो हमें क्या करना होगा? कैल्शियम के रिलीज को कम करना होगा। तो वैसे तो ये हो गया आपका आंसर। बाकी अदर ऑप्शंस क्या कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग। एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम कर दोगे तो क्या होगा? नहीं। सप्रेसिंग द स्पाइनल पॉलीस्पास्टिक रिफ्लेक्सेस एंड इनहिबिटिंग द जनरेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल। मसल एक्शन पोटेंशियल को कम करने से भी कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आपका करेक्ट आंसर तो ये कैल्शियम रिलीज वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इनमें से कौन सी ड्रग है आपके जो सेंट्रली एक्टिंग मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है? देखो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है सेंट्रली एक्टिंग और एक होता है पेरिफेरली एक्टिंग। पेरिफेरली मतलब जो पेरिफेरी बॉडी पर काम करती है, और सेंट्रली एक्टिंग जो सीएनएस पे काम करती है, ठीक है। तो सीएनएस पे जो काम करने वाली ड्रग है आपके वो है कैरी आइसोपोडोल पोडोल। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कैरी आइसोपोडोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, दैट सेलेक्ट द मसल रिलैक्सेंट। उस मसल रिलैक्सेंट को हमको चूज करना है दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पास्टिसिटी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। यहाँ पर हमें उस मसल रिलैक्सेंट को चूज करना है जो कि क्या करता है कि जो आपके अपर पार्ट के मोटर न्यूरॉन में जो पैरालिसिस हो गया है उसकी स्पास्टिसिटी को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करता है मतलब वहां पे जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है और उनकी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। तो वो मसल रिलैक्सेंट कौन सा है आपका? बैक्लोफेन। वैसे ये सारे ही आपके मसल रिलैक्सेंट ही है, लेकिन अपर मोटर नर्व की पैरालिसिस को भी ठीक कर देगा, वो है आपका बैक्लोफेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है गाबा ए और गाबा बी भी होता है यहाँ पर। तो गाबा बी रिसेप्टर कैसा होता है? सो इट इज एन इंट्रिंसिक आयन चैनल विच इज कंटेनिंग द रिसेप्टर्स, नहीं। मीडिएटेड न्यूरोनल डीपोलराइजेशन, नहीं। इट इज इनसेंसिटिव टू द ब्लॉकेज बाय कुकुलिन। देखो, बाइकोकुलिन जो होता है ना वो आपके गाबा ए और गाबा बी दोनों को ही ब्लॉक करता है। एक्चुअली ये
इससे इट इज इनसेंसिटिव टू द ब्लॉकेज बाय अच्छा, गाबा ए को तो ब्लॉक कर सकता है लेकिन गाबा बी को नहीं कर सकता, कि बाइकोकुलिन जो रहता है उसके थ्रू जो ब्लॉकेज होता है ना उसको उसके लिए ये इनसेंसिटिव होता है। अच्छा, यानी कि उससे ये ब्लॉक नहीं हो पाता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेट्स इंट्रासेल्यूलर सीएएमपी। सीएएमपी को रेगुलेट करता है, नहीं गाबा ए होता है वो, ये गाबा ए के बारे में स्टेटमेंट, और ब्लॉकेज भी गाबा ए का ही होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, दैट एक्ट एज एन सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि सीएनएस के अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का भी तरह काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज टाइजेनिडाइड, ठीक है, ये टाइजेनिडाइड वो ड्रग होती है जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी होती है और अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ टाइजेनाइड, टायाजानाइड, ये जो है बेसिकली आपके डीन लगा है, निडीन लगा है, निडीन मतलब बेसिकली ये आपकी क्या हो गई, हिस्टामिनिक हो गई, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इट इज एन क्लोनिडीन कॉन्जेनर, नहीं, विच इज यूज इन स्पास्टिसिटी ड्यू टू द स्ट्रोक एंड स्पाइनल इंजरी, बिल्कुल नहीं। इट रिड्यूसेस द मसल टोन बाय एक्टिवेटिंग द गाबा बी रिसेप्टर्स, गाबा बी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके ये मसल टोन को आपके रिड्यूस कर देती है। अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है आपका, ठीक है। और क्या बोला है कि इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी amino acids in the spinal interneurons, and fourth, it reduces the muscle spasm without producing any weakness, ठीक है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, यानी कि तीन स्टेटमेंट रहेंगे जो ट्रू रहेंगे। टीजानिडीन के बारे में तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होगा, उसी को हमको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ये जो टियाजिनिडीन होता है ना, ये क्लोनिडीन जो रहता है, डीन डीन क्लोनिडीन, ठीक है, क्लोनिडीन का कॉन्जेनर है और प्लास्टिसिटी के अंदर स्पाज्म प्रोड्यूस करने के अंदर यूज किया जाता है, किसकी वजह से, स्ट्रोक की वजह से, स्पाइनल इंजरी की वजह से जो स्पास्टिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसके अंदर यूज होता है। सेकेंड है कि इट रिड्यूसेस द मसल टोन बाय एक्टिवेटिंग अ गाबा बी रिसेप्टर, कि ये क्या करता है, आपके जो गाबा बी रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करके, उनका एक्टिवेशन करके जो मसल टोन होती है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, जो गाबा बी रिसेप्टर्स होते हैं ना आपके, ठीक है, उनको एक्टिवेट करके मसल टोन को रिड्यूस कर देता है, नहीं, तो मसल टोन को रिड्यूस नहीं कर सकता ये, ठीक है। वैसे भी मसल टोन को रिड्यूस करने के लिए गाबा बी रिसेप्टर का एक्टिवेशन होना जरूरी नहीं है, तो भी मतलब ये खुद अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत हो गया। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है कि जो एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स होते हैं ना स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स के अंदर, उनकी रिलीज को इनिबिट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये बिना वीकनेस करे ये यहाँ पर मसल स्पाज्म को भी कम कर देता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है कि भाई गाबा बी के एक्टिवेशन से मसल टोन कम हो रही है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब अगर हम टिजाडिन के रेस्पेक्ट में बात नहीं करें तो भी ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायजेपाम इज यूज्ड एज अ मसल रिलैक्सेंट फॉर डीप इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन, ट्रैकिनियल इंट्यूबेशन, टिटेनस एंड डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ट्रैकिनियल इंक्यूबेशन से नहीं है और इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन से भी नहीं है। मसल रिलैक्सेशन इसमें करना हो सकता है लेकिन डायजेपाम को इसके लिए यूज नहीं करेंगे। टिटेनस में इसको यूज कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज टिटेनस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सीएनएस पर जो मसल रिलैक्सेंट यहाँ पर काम करते हैं उसके अंदर ये सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक एक्शन देखने को मिलेगा। देखो क्या है
इट प्रोड्यूस अ बैलेंस एनेस्थीसिया। बैलेंस एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि पूरी बॉडी पर एक जैसा एनेस्थेटिक इफेक्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंस एनेस्थीसिया। तो सेंट्रली एक्टिंग ऐसा करता ही नहीं है, वो सिर्फ सीएनएस को, सबकॉन्शियसनेस को यहाँ पर खत्म कर देता है। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, ट्रोमेटिक मसल स्पाज्म करता है। मसल स्पाज्म करता है ना, तभी तो ऑपरेशन कर पाते हैं, तो सही बात है। इसके अलावा करता है टॉर्टिकोलिस और इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी का मतलब ये होता है कि जैसे पूरी बॉडी पर ना इलेक्ट्रॉन्स लगा करके झटके देते हैं, शॉक देते हैं। तो यहाँ पर हम इसीलिए वहां की मसल्स को हम क्या करते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रली एक्टिंग मसल्स को ही रिलैक्स किया जाता है, पेरीफेरी की नहीं करते। तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ये इसका यूज होता है कि इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी में हम क्या देते हैं, सीएनएस मसल रिलैक्सेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, कि जब हमको बैलेंस एनेस्थीसिया देना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लिनिकली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक हैविंग द फॉलोइंग कॉमन फीचर, कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ना आपके, जो लोकली किसी पर्टिकुलर पार्ट पर एक्ट करते हैं, उनके क्या क्या फीचर है, कि ये एम्फीफिलिक वीक बेस होते हैं। दीज आर यूज फॉर द सर्जरी इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, कि जो कोऑपरेटिव पेशेंट्स नहीं होते ना, उनकी सर्जरी में इसको यूज करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स वैसे तो है ना पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट पर काम करते हैं, पूरे सिस्टमिक बॉडी, पूरे बॉडी सिस्टम को अरेस्थाइज नहीं करते हैं, तो ये सर्जरी में यूज नहीं किए जा सकते। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया कि सर्जरी में यूज करते हैं जब नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, तो गलत है ये बिल्कुल स्टेटमेंट। और एक्सेप्ट ही पूछा है हमसे, तो ये गलत वाला ही आपका वैसे तो आंसर होगा। बाकी अदर देख लेते हैं कि इन देयर यूजेस केयर ऑफ वाइटल फंक्शन इज जनरली नॉट नीडेड, कि जो इनके यूजेस होते हैं ना लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर, उसके अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको हमें कंसिडरेशन में लेना होता है। लेकिन हम पर्टिकुलर लोकल प्लेस पे लगा रहे होते हैं, तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि वाइटल पोर्शंस पे लगाते ही नहीं है, तो उन पे इफेक्ट आता ही नहीं है। नेक्स्ट दे आर सेफ देन द जनरल एनेस्थेटिक्स। ऑब्वियस सी बात है, जनरल एनेस्थेटिक के कंपैरिजन में सेफ है, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक्स तो पूरी बॉडी को ही वहां पर सुन्न कर देता है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो पैरालिसिस हो जाएगी परमानेंटली, है ना। क्योंकि और साथ में वहां पर रेस्पिरेटरी डिजीज और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वहां पे खतरा रहता है, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक्स के केस में क्या होता है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, है ना, तो इनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो वहां उनके कंपैरिजन में लोकल एनेस्थेटिक्स आपके सेफ होते हैं, ये सही बात है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लोकल एनेस्थेटिक्स हैविंग अमाइडो लिंकेज डिफर फ्रॉम दोज हैविंग एस्टर लिंकेज इन दैट अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक। दोनों टाइप के होते हैं एक्चुअली, एस्टर लिंकेज वाले भी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं और अमाइड लिंकेज वाले भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अमाइड वाले के कंपैरिजन में आपको एस्टर वाले के जो डिफरेंशिएटिंग पार्ट्स है वो बताने हैं, ठीक है, कि दे आर नॉट सरफेस एनेस्थेटिक, दे हैविंग अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आपको अमाइड वाले, ठीक है, कि अमाइड वाले जो हैं वो तो आपके सरफेस एनेस्थेटिक की फॉर्म में यूज किए जाते हैं ना, अमाइड वालों को सरफेस एनेस्थेटिक में करते हैं, तो ये नोट बोल रहा है इसलिए गलत हो गया। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, आर डिग्रेड बाय द प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू डिग्रेड होते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। डू नॉट शो क्रॉस सेंसिटिविटी विद द एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक, जो एस्टर वाले होते हैं ना उनके साथ क्रॉस सेंसिटिविटी शो नहीं करता, मतलब कि अगर वो भी दे दो और ये भी दे दो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ क्रॉस सेंसिटिविटी शो कर देगा, वो दे दोगे तो ये अपने आप को नहीं प्रोड्यूस होने देगा वहां पर, या कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से दोनों को दे सकते हो, है ना। तो डू नॉट शो एनी क्रॉस सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, लोकल एनेस्थेटिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, वो बताना है आपको। पहला है कि लोकल एनेस्थेटिक इज रिक्वायर्ड इन अनआयनाइज्ड फॉर्म फॉर पेनिट्रेटिंग इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, की जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पेनिट्रेट होने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स को आयनाइज होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सोडियम आयन चैनल की मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, ठीक है। कि लोकल एनेस्थेटिक्स अप्रोच इट्स रिसेप्टर ओनली बाय द इंटरन्यूरोनल फील्ड्स ऑफ सोडियम चैनल,
ठीक है, तो हाँ सोडियम चैनल के थ्रू ही करते हैं, है ना, ये तो ठीक बात हो गई। लोकल एनेस्थेटिक्स बाइंड टू इट रिसेप्टर मेनली व्हेन सोडियम चैनल इज इन रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में नहीं, जब सोडियम चैनल ओपन रहता है और सोडियम आयन का यहाँ पर एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर फंक्शनिंग होती है, तो ये गलत हो गया, रेस्टिंग स्टेज में नहीं, फंक्शनिंग स्टेज के अंदर, यही गलत है। नेक्स्ट है कि लोकल एनेस्थेटिक्स कंबाइन विद द रिसेप्टर इन द आयनाइज्ड केटाइनिक फॉर्म, ये भी ठीक बात है कि आयनाइज्ड फॉर्म में Na प्लस आयन के फॉर्म में यहाँ पर आपके लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर से बाइंड होता है केटाइनिक फॉर्म के अंदर, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, है ना। तो करेक्ट, गलत वाला बताना था तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो रहते हैं ब्लॉक द नर्व कंडक्शन, ये क्या करते हैं, नर्व्स का जो कंडक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ब्लॉकिंग ऑल द कीटायन चैनल इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, नहीं नहीं सारों को नहीं, सोडियम को सिर्फ, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन। नेक्स्ट है इंटरफियरिंग विद द डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन, न्यूरोनल मेम्ब्रेन जो रहता है ना, देखो नॉर्मली कैसी रहती है आपके, वो पोलराइज रहती है, ठीक है, उसकी पोलराइजेशन को यहाँ पर चेंज किया जाता है कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं तो ये पोलराइज से क्या हो जाती है आपके डीपोलराइज होती है, तो यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन होता है उसकी वजह से आपके लोकल एनेस्थेटिक का ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब तो ये हो गया ना कि यहाँ पर जब वो जो डीपोलराइजेशन ना वो परसिस्टेंट कर जाएगा, वो वही रह जाएगा बहुत लंबे टाइम तक के लिए, पैरालाइज कंडीशन में हो जाएगा, उसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 के सेंसिटिविटी ऑफ नर्व फाइबर टू द ब्लॉकेज बाय द गैंग्लियोनिक डिपेंड ऑन, कि जो नर्व फाइबर की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो ब्लॉक कर दी जाती है लिग्नोकेन के थ्रू। लिग्नोकेन बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो वो क्या करता है, नर्व फाइबर की सेंसिटिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो ये एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर द फाइबर इज सेंसरी और मोटर, इस बात पर कि आपका फाइबर सेंसरी या मोटर है, नहीं, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। वेदर द फाइबर इज माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो माइलिनेटेड होता है उसके अंदर कंडक्शन अलग तरीके से होता है, जो नॉन माइलिनेटेड होता है उसके अंदर कंडक्शन आपके अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है इंटरनोडल डिस्टेंस इन द फाइबर, की जो माइलिनेटेड है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके के रेनवियर के नोड बने हुए रहेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा, तो इन दोनों के बीच में, जो फाइबर के बीच में जो इंटरनोडल डिस्टेंस है उसके ऊपर भी ये यहाँ पर डिपेंड करेगा। सो आपके बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है कि रेस्टिंग नर्व is relatively resistant to blockage by the lignocaine compared to one which is repetitively stimulated because, देखो एक रेस्टिंग नर्व है आपकी, नर्व है जो रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, ये आपके रिलेटिवली किसमें है, रेजिस्टेंस शो कर रही है ना, आपकी जो रेस्टिंग नर्व है वो आपकी रेस्टिंग कंडीशन में है और वो ब्लॉक हो रही है किसके थ्रू, लिग्नोकेन के थ्रू। तो अगर हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, रेपिटेटिवली स्टिमुलेशन के साथ, ठीक है, मतलब कि आपने एक बार लिग्नोकेन से ब्लॉक करा, है ना, फिर आप बार बार उसको स्टिमुलेट ब्लॉक कर रहे हो और फिर देख रहे हो कि कितने टाइम में आपके वो रेजिस्टेंस शो कर रही है उस रेस्टिंग नर्व, वो रेस्टिंग नर्व कितने टाइम में आपके रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से जनरेट हो रहा है यहाँ पर, कि लिग्नोकेन पेनिट्रेट रेस्टिंग नर्व मेम्ब्रेन पुअरली, क्योंकि वो पुअरली पेनिट्रेट कर पा रहा है, नहीं, क्योंकि लिग्नोकेन बाइंड्स मोर एविडेंटली टू द इनएक्टिवेटेड सोडियम आयन चैनल। देखो देखो यार, एक्चुअली में जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ना वो किसके थ्रू काम करते हैं, आपके सोडियम आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं। अब अगर ये सोडियम आयन चैनल को आप यहाँ पर बेसिकली ब्लॉक ब्लॉक कर रहे हो लिग्नोकेन देके, ब्लॉक कर रहे हो ओपन कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो ओपन कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर ये सब चीजें कर रहे हो, रिपीटेडली कर रहे हो, और तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो आपके आयन चैनल रेजिस्टेंस शो कर देगा, यानी कि अब वो हो सकता है कि उसने अपनी शेप वगैरह चेंज कर ली हो, अब आपकी लिग्नोकेन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि इनएक्टिवेटेड जो सोडियम आयन चैनल है उनके थ्रू जब लिग्नोकेन आपके यहाँ पर ऐसे बार बार एविडेंटली बाइंड होती है ना, तो उसकी वजह से सोडियम आयन चैनल हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि नर्व इंपल्स प्रमोट आयनाइजेशन ऑफ लिग्नोकेन, कि नर्व इंपल्स जो यहाँ पर जनरेट हो रही है ना ये आयनाइजेशन करती है, लिग्नोकेन का आपके आयनाइजेशन को प्रमोट करती है।
ऐसा कुछ नहीं होता। नोड्स ऑफ एनवीआर इज अनअसेसिबल इन रेस्ट्रिक्ट फीच, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं होता कि नोड ऑफ एनवीआर इनएसेसिबल हो जाएंगे, गलत है ये बात। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी of smaller sensory fiber to blockage by the local anesthetic than the larger motor fibers। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है, मतलब तीन तो आपके रीजन होंगे, एक है जो रीजन नहीं है जिसकी वजह से जो छोटी छोटी सेंसरी फाइबर्स होती है ना वो लोकल एनेस्थेटिक्स के थ्रू जो ब्लॉकेज है उसको लेकर के ज्यादा ससेप्टिबिलिटी शो करती है कंपैरेटिव टू लार्जर मोटर फाइबर्स के कंपैरिजन में, कि जो बड़ी बड़ी आपकी मोटर फाइबर है उसके कंपैरिजन में छोटी छोटी जो आपके सेंसरी फाइबर्स हैं वो ज्यादा ससेप्टिबिलिटी शो कर रही हैं। ठीक है, तो तीन रीजंस होंगे इसके, एक होगा जो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी सेंसरी फाइबर्स होते हैं दीज आर इनहेरेंटली मोर सेंसिटिव देन द मोटर फाइबर। ठीक है, इनहेरेंटली आपकी ज्यादा सेंसिटिव है वो, इस वजह से नहीं। मोर स्लेंडर फाइबर्स हैविंग शॉर्ट, देखो जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं ना उनके अंदर छोटे छोटे इंटरनोडल स्पेस होते हैं, छोटी छोटी इंटरनोडल डिस्टेंस होती है, इस वजह से बहुत इजीली उचक उचक के चले जाते हैं वहां पर नर्व्स, इस वजह से आपको जल्दी एक्शन देखने को मिलता है। ये बात ठीक है ना, वैलिड बात है ये। जेनेटिक्स का यहाँ पर कोई मैटर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो स्मॉलर सेंसरी फाइबर्स होंगे ना जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्ग लास्टिंग एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये छोटी छोटी ये जो छोटे छोटे फाइबर है ये हाई फ्रीक्वेंसी के एक्शन हाई फ्रीक्वेंसी का लंबा चलने वाला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, स्मॉल फाइबर हैविंग अ शॉर्टर क्रिटिकल लेंथ, छोटी छोटी लेंथ होती है इस वजह से इजीली वहां पर स्टिमुलेशन होता रहता है, ससेप्टिबिलिटी होती है ब्लॉकेज को लेकर के, ये भी ठीक बात है। तीनों बातें सही होगी, कौन सी बात गलत है कि जेनेटिक है इनहेरेंटेड, तो इनहेरेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, which sensation is blocked first by the low concentration of local anesthetic। लोकल एनेस्थेटिक जो रहते हैं ना उनकी जो लोअर कंसंट्रेशन होती है उस पर भी ऐसा कौन सा सेंसेशन होता है जो सबसे पहले ब्लॉक हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक का सबसे पहला काम ही यही है पेन को खत्म करना, तो किस पर एक्शन करते हैं? पेन पर ही काम करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियस ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 की इंजेक्शन एड्रेनलिन अलोंग विद द लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक के साथ हमने एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया है, तो इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, तो ये क्या करेगा? देखो एड्रेनलिन बेसिकली क्या करता है, इसके इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है। आई so the options are that it lowers the concentration of the local anesthetic to produce the nerve block, it prolongs the duration of the local anesthetics, or it increases the local anesthetized area, or it reduces the local toxicity of the local anesthetic। देखो क्या कह रहे हैं कि एड्रेनलिन को आप लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिला करके दोगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये आपके एड्रेनलिन जो रहती है ये लोकल एनेस्थेटिक के जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर देती है, उसको पोटेंशिएट कर देती है उसके एक्शन को। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक की ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करती है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन इज एडेड टू द लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, सेम बात बोली हमने। फिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया अफोर्ड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब आप एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिलाकर के दोगे तो आपके यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चार में से तीन एक्शन देखने को मिलेंगे, एक नहीं देखने को मिलेगा। पहला ये है कि प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ये तो अभी हमने जस्ट बोला कि करता है ये, है ना, तो ये तो देखने को मिलेगा ही सही। मेक्स द इंजेक्शन लेस पेनफुल, ऐसा कुछ नहीं होगा, पेनफुलनेस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, रॉन्ग है ये। प्रोवाइड्स अ मोर ब्लडलेस फील्ड ऑफ सर्जरी, सर्जरी के लिए कम ब्लडलेस फील्ड यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। रिड्यूस द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, जो लोकल एनेस्थेटिक जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको भी कम कर देगा। ठीक है बात, तो ये पेनफुलनेस को कहीं से कम नहीं करता, जितनी होती है इंजेक्शन की वही होती है और कोई चेंज नहीं आ पाता उसके अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, दैट द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक
rises BP instead of tendering to fall in a causes a fall। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा लोकल एनेस्थेटिक होता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है उसको गिराने की जगह, बीपी को कम करने की जगह बीपी को बढ़ा रहा है ये। ठीक है, तो प्रोकेन, लिग्नोकेन और डिबोकेन, पहली बात तो ये तीनों, अच्छा कोकेन भी है ना, कोकेन, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एनेस्थेटिक है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा उसको गिराने की जगह। ठीक है, तो ये होगा आपका कोकेन जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, बाकी सब आपके बीपी को कम ही करते हैं, सबका काम ब्लड प्रेशर को कम करना ही होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ना उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑर्गन एक्सेप्ट। कौन कौन से ऑर्गन के अंदर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं ये, तो देखो हार्ट में कर सकते हैं, किडनी में, ब्रेन में, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर। तो ये आपके सब जगह करेंगे, हार्ट में भी करेंगे, ब्रेन में भी कर देंगे, स्किन पर भी कर सकते हैं, स्किन पे से अप्लाई करेंगे, स्किन में करेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाएगा वहां करेंगे, ब्लड में होते हुए आपके ब्लड में जा रहा है तो हार्ट पे करेंगे, ब्रेन पे करेंगे। ठीक है, कहाँ ये नहीं कर पाएंगे टॉक्सिसिटी, तो किडनी में नहीं कर पाएंगे, वहां पर फिल्टर होकर के निकल जाएंगे सीधा, उसमें टॉक्सिसिटी नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक विद द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इन चारों में से सबसे ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका है, डी डी ब्यूकेन का, डिब्यूकेन का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर सरफेस एनेस्थेटिक। पुअर सरफेस एनेस्थेटिक कौन सा है, मतलब सरफेस पर अप्लाई होगा, ठीक है, और सरफेस जो सरफेस पर एनेस्थेटिक एक्शन होगा वो भी इसका वीकर देखने को मिलेगा। केन होता है आपके सरफेस एनेस्थेटिक, यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे ये तो बेटा कि सरफेस एनेस्थेटिक कौन सा है। ठीक है, और आपके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एनेस्थेटिक यूज करते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोकेन सरफेस एनेस्थेटिक का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकल एनेस्थेटिक विच इज हैविंग हायर कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड अरिथमोजेनेसिटी पोटेंशियल इज। वो लोकल एनेस्थेटिक जिसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी यहाँ पर ज्यादा होती है और अरिथमोजेनेसिटी पोटेंशियल होता है यहाँ पर, है ना, यानी अरिथमोजेनेसिटी ये जनरेट करता है, अरिथमिया करता है और टॉक्सिसिटी भी करता है, हार्ट में भी टॉक्सिसिटी करता है। ठीक है, तो वो कौन सा वाला आपका लोकल एनेस्थेटिक है, तो ऑप्शन है लिग्नोकेन, प्रोकेन, बुप्रीवाकेन और रोपीवाकेन। सो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बुपीवाकेन। ठीक है, ये है जो कार्डियोटॉक्सिसिटी भी करता है और अरिथमोजेनेसिटी भी करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लिग्नोकेन। लिग्नोकेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि इट इज एन एस्टरलिंग लोकल एनेस्थेटिक। हाँ, एस्टरलिंग लोकल एनेस्थेटिक होता है, वैसे तो अमाइड भी होता है, लिग्नोकेन की बात हो रही है ना तो अमाइड एनेस्थेटिक भी होता है ये, है ना, एस्टर भी होता है, अमाइड भी होता है इसके अंदर। इट इज नॉट लाइकली टू एग्जिबिट क्रॉस सेंसिटिविटी विद द प्रोकेन। प्रोकेन के साथ क्रॉस सेंसिटिविटी ये यहाँ पर शो नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो हमने तो ये बोल दिया ना अमाइड है। देखो लिग्नोकेन तो क्या है आपके अमाइड एनेस्थेटिक है, एस्टर वाला नहीं है, एस्टर लिंक्ड नहीं है, अमाइड ही होता है, ये अमाइड लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो ये गलत हो गया। एक ही क्या कह रहा है कि भाई प्रोकेन के साथ देंगे तो फिर क्रॉस सेंसिटिविटी वहां पर शो नहीं करेगा, प्रोकेन प्रोकेन का अपना काम होगा, है ना, और इसका अपना काम होगा, दोनों अपना अपना काम देंगे, क्रॉस सेंसिटिविटी नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो गया आपके। नेक्स्ट इट हैविंग शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन द प्रोकेन। प्रोकेन से भी कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, नहीं, इट इज नॉट अ सरफेस एनेस्थेटिक। सरफेस एनेस्थेटिक ही तो होता है, लिग्नोकेन लगाते तो है लिग्नोकेन, और ऐसे जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं तब लिग्नोकेन लगाते हैं ना, सरफेस पे तो काम करता है ना, माउथ की मसल म्यूकोसल सरफेस पर। ठीक है, तो सरफेस एनास्थेटिक तो होता है। तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की ये प्रोकेन के साथ क्रॉस सेंसिटिविटी शो नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि लोकल लो कंसंट्रेशन ऑफ बुपीवाकेन। बुपीवाकेन की अगर लो कंसंट्रेशन है तो इसको प्रीफर किया जाएगा किसके लिए, स्पाइनल एपिड्यूरल ऑब्स्ट्रिक एनाल्जेसिक के लिए, है ना, यहाँ पर बुपीवाकेन है आपका, इसकी जो लो कंसंट्रेशन होगी उसको प्रीफर करेंगे हम स्पाइनल या एपिड्यूरल ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करने के लिए, एनाल्जेसिया यानी पेन रिलीफर के लिए। क्यों, क्योंकि इट हैविंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसका ड्यूरेशन
ज्यादा होता है, इसलिए भाई कम कंसेंट्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंबा काम करती है, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस सेंसरी ब्लॉकेज विदाउट पैरालाइजिंग द अब्डोमिनल मसल, जो अब्डोमिनल मसल है उनको पैरालाइज किए बिना ही सेंसरी ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट डिस्ट्रीब्यूट्स मोर इन मैटरनल टिश्यूज सो लेस रीचेस द फीटस, मैटरनल टिश्यू के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फीटस में नहीं पहुंचती, ये अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए कम कंसंट्रेशन में यूज करेंगे फिर भी इफेक्टिव होगी, है ना। किसके लिए, स्पाइनल या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज पुअरली वाटर सोल्यूबल, इनमें से वाटर सोल्यूबल जो नहीं है, पुअरली वाटर सोल्यूबल है, वो हमको ढूंढना है। पाबा यानी कि पैरामिनोब्यूटाइरिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। प्राइमरली यूज फॉर द एनोरेक्टल लेशन बाउंड्स एंड अल्सर्स, ठीक है। तो पाबा का डेरिवेटिव है एनोरेक्टल लेशंस के लिए यूज किया जाता है, बाउंड्स और अल्सर, चोट और अल्सर जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आपकी ड्रग हो जाएगी यहाँ पे बेंजोकेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक को चूज करना है दैट इज स्पेशली यूज टू प्रोड्यूस कॉर्नल एनेस्थीसिया फॉर द टोनोमेट्री, यहाँ पर उस लोकल एनेस्थेटिक को हमको चूज करना है जो कि कॉर्निया के अंदर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है टोनोमेट्री के लिए। टोनोमेट्री के अंदर लोकल कॉर्नियल एनेस्थेटिक का काम ये करता है। सो आपके पास जो ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनोक्सिनेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 45 की यूटेक्टिक लिग्नोकेन प्रिलोकेन हैविंग सम यूनिक प्रॉपर्टीज, क्या यूनिक प्रॉपर्टी है देखो। एक तो ये है कि सरफेस एनेस्थेटिक की फॉर्म में यूज करेंगे, और अमाइड अमाइड लिंकेज होता है इसके अंदर। तो इट कोजेज मोटर ब्लॉकेज विदाउट सेंसरी ब्लॉकेज, सेंसरी को ब्लॉक किए बिना मोटर को ब्लॉक कर देता है। बाय सरफेस एप्लीकेशन, सरफेस पे अप्लाई करते हैं, सरफेस एनेस्थेटिक होता है। इट कैन एनेस्थाइज द अनब्रोकन स्किन, वो स्किन जो ब्रॉक नहीं है, जो टूटी हुई नहीं है ना, जिसमें घाव नहीं है, उसको ही एनेस्थाइज करेगा। ये बात, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, तो ये बात तो ठीक हो गई। इट इज नॉट अब्सॉर्ब आफ्टर द सरफेस एप्लीकेशन, अब्सॉर्ब थोड़ी होगा उस पर्टिकुलर, बस ऊपर ऊपर से यहाँ पर उसको वो करना है एनेस्थाइज, उस पर्टिकुलर नहीं, मतलब यहाँ पर जैसे ये सरफेस पर अप्लाई करेंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट को वो सून कर देगा। इट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन, नहीं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन नहीं होता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि सरफेस पर अप्लाई करेंगे, अनब्रोकन स्किन को एनेस्थाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि ऑक्जेथायाजीन इज यूज फॉर द एनेस्थाइजिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यहाँ पर ऑक्जेथायाजीन जो आपकी ड्रग है वो एनेस्थाइजिंग गैस्ट्रिक किसको, स्टमक की म्यूकोसा को एनेस्थाइज कर देती हैं। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, क्योंकि जीआईटी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाती। इट रिमेन्स लार्जली अनआयनाइज इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर अनआयनाइज कंडीशन के अंदर रहती है, अनआयनाइज कंडीशन में रहती है, इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थाइज करने का काम करती है, ठीक है। लार्जली आयनाइज होती है, बहुत ज्यादा आयनाइज होती है नहीं। प्रोड्यूस नो सिस्टमिक इफेक्ट, हाई डोज के अंदर भी ये यहाँ पर सिस्टमिक इफेक्ट जो है नहीं प्रोड्यूस कर पाती, सिस्टमिक इफेक्ट ये यहाँ पर नहीं देती, लोकल एक्शन देती है, सिस्टमिक थोड़ी देती है, ठीक है। सो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसिडिक मीडियम के अंदर बहुत ज्यादा अनाइनाइज होने की वजह से क्या करती है, स्टमक को क्या करती है, एनेस्थाइज कर देती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सरफेस एनेस्थेटिक कौन कौन सा है यहाँ पर, और ये क्या क्या एक्शन देता है। सो सरफेस एनेस्थेटिक्स इज यूज फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सरफेस एनेस्थेटिक सरफेस को एनेस्थाइज करेगा, तो जैसे कि टूथ आपके कहाँ का यूज होगा, जैसे आई के अंदर, आई टोनोमेट्री के अंदर यूज होगा, ठीक है। यूरिथ्रा के डायलेशन के अंदर यूज होगा, एनल्स के, एनल कैनाल के फिशर के अंदर, वहां पे जो फिशर्स होंगे, कटिंग्स होंगी, उसके अंदर यूज होगा। टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ उसकी सरफेस पे नहीं अप्लाई करना, अंदर तक की जो नर्व्स है ना, उन सबको हमको वहां पर वो करना होता है, एनास्थाइज करना होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टूथ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, और लिग्नोकेन देते हैं यहाँ पे, है ना, लिग्नोकेन देते हैं सिर्फ सरफेस का जो पेन रिलीफ करना होता है उसके लिए। अब यहाँ पर टूथ को प्रॉपर अंदर से निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पर सरफेस एनेस्थेटिक से काम नहीं चल पाएगा,
समझ रहे हो? इस वजह से यहाँ पर सरफेस एनेस्थेटिक नहीं देते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द कंसंट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक इज यूज इज द लोएस्ट। इनमें से आपको बताना है कि 4 एनेस्थेटिक टेक्निक है, इसके अंदर जो लोकल एनेस्थेटिक है उसकी जो कंसंट्रेशन है, किसके अंदर सबसे कम कंसंट्रेशन हम यहां पर देंगे। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में जहां फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है सही बात है। नर्व ब्लॉकेज के अंदर, स्पाइनल के अंदर या एपिड्यूरल के अंदर, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में सबसे कम दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि द सेगमेंटल लेवल ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन, जो सेगमेंटल लेवल का सेगमेंट कट करते हैं ना स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्टेड, कितना वॉल्यूम आप दे रहे हो इसके ऊपर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आप इंजेक्ट करा रहे हो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। पोस्चर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के पोस्चर के ऊपर। ऑल ऑफ द अबव फैक्टर, सभी फैक्टर्स पे, चारों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 कि इन दिस स्पाइनल एनेस्थीसिया द सेगमेंटल लेवल ऑफ, ध्यान दो कि यहां पर हमने बात दी करी ना सेगमेंटल लेवल ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, यहां पर भी सेगमेंटल लेवल ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया सेम ही बात हो रही है कि सिंपैथेटिक ब्लॉक इज लोअर देन द सेंसरी ब्लॉक। सेंसरी ब्लॉक के कंपैरिजन में यहाँ पर जो सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है भाई, कम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा होता है। वैसे तो मोटर ज्यादा होता है, नहीं सेंसरी ज्यादा, सेंसरी के कंपैरिजन में सिंपैथेटिक ब्लॉक ज्यादा होता है। और तीनों सेम लेवल के होते हैं? नहीं, तीनों सेम नहीं होते। देखो मोटर से ज्यादा तो होगा आपके सेंसरी, और सेंसरी से ज्यादा हो गया क्या, सिंपैथेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हुए हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने यहाँ पर मेनली तो लोकल एनेस्थेटिक और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए टॉपिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।